नमस्कार, मैं आपका अपना सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज चैनल सबकी बात सच के साथ ही जैसा कि आप फ्री में देख रहे हैं, हमारे साथ आज मौजूद है भिवानी महेंद्रगढ़ से बसपा के प्रत्याशी है लोकसभा से, तो आज खास चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और कैसे हो? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं सर। जैसे आपको पता है कि लोकसभा 2024 का चुनाव बिल्कुल बच चुका है और लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं, तो उनमें से जो बहुजन समाज पार्टी है उन्होंने आप पर विश्वास जताया, तो क्या कहेंगे सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बारे में? सबसे पहले तो मैं हमारी मान्यवर बहन जी मायावती जी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं, और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। और एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी बताता हूं कि ये एक ऐसी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो कि ज़मीन से जुड़ी हुई है जी। वो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो वर्कर हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए साहब, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, कुछ नहीं, मगर हाँ एक चीज़ ज़रूर है, बहुत ही विश्वास पात्र लोग होते हैं और अच्छा सिस्टम तैयार करते हैं। सर, आप काफ़ी सालों तक भाजपा में रहे, ऐसा क्या कारण रहा कि एन लोकसभा टाइम पर आपको बीजेपी को छोड़कर बसपा ज्वाइन करनी पड़ी? मैंने जल्दी नहीं छोड़ी है, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बीजेपी से इस्तीफा दूं। उसका एक मूलभूत कारण ये था कि ये भारतीय जनता पार्टी में वो मान सम्मान मुझे नहीं मिला जिसकी मैं उपेक्षा कर रहा था, और उपेक्षा किसी पद की या किसी और चीज़ की नहीं थी। उपेक्षा ये थी कि एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, किसी प्रोग्राम का इन्विटेशन आना, वहाँ जाना, तो वो सब चीज़ें थी, इसीलिए न वो लोग कोई प्रोग्राम में बुलाते थे न कोई इन्विटेशन देते थे। और आपको ये बता दूं कि जितना मेहनत मैंने पूरी लोकसभा में कर रखा था भिवानी महेंद्रगढ़ की, आई डोंट थिंक किसी और नेता ने किया हो ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें लगी। और मैंने 2 प्रोग्राम किए थे ब्रह्मोत्सव के नाम से। तो पहला प्रोग्राम मैं तो सरकार को ही बोलूँगा कि सरकार ने कैंसिल कराया, धारा 144 लगवा के, और दूसरा प्रोग्राम किया, उसमें भी काफ़ी बाधाएं डाली। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कंसोलिडेट करके, पार्टी अच्छी है, ठीक है, पार्टी का सिस्टम ठीक है, बट लोगों से फ़र्क पड़ता है। आजकल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि वो टेबल पॉलिटिक्स में ज़्यादा विश्वास करने लग गई, कि बंद कमरे में मीटिंगें लेना अपने लोगों की। ये साहब, आप ज़मीन में उतरिए, मीटिंगें लेना गांव में करिए, लोगों के बीच में मीटिंगें करिए। तो वो चीज़ें ज़्यादा, पुराना में क्या होता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्चुअल कैडर था, जो आरएसएस के लोग थे और एक्चुअल लोग थे, वो ज़मीनी स्तर पर गांव में लोगों में जाते थे, वहाँ प्रवास होता था, उनके घरों में रुकते थे, वहीं उनके साथ भोजन वोजन करते थे, तो एक जुड़ाव होता था। मगर जब से ये टेबल पॉलिटिक्स शुरू हुई है तो थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया है। मैं तो आज भी उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को यही कहूँगा कि साहब थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके जो विधायक होते हैं, नेता होते हैं, एक बार जीत तो जाते हैं कमल के फूल से, मगर वो फिर वो बाद में वो फूल खिलाते नहीं हैं साहब। उसके बाद अगले 5 साल तक वो फूल नहीं खिलता, फिर 4.5 साल बाद या 1 महीना पहले फिर वो कोशिश करते हैं कि कहीं से आर्टिफिशियल फूल लेके आए और उसको खिलाने की कोशिश करें। सुनील जी, ज़्यादातर लोग हैं ना जो बीजेपी और कांग्रेस में फाइट मान रहे हैं, उनका सोचना है कि अभी बसपा है जो बहुजन समाज पार्टी, उसका हरियाणा में भोजन आधार नहीं है। आप क्या मानते हैं? आप लोग पत्रकार हैं साहब, आप बताइए बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है कि नहीं? क्यों नहीं है साहब, आप बताइए कौन सा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा शहर है जिसमें बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता न हो, वोट न हो? कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जिसमें कि बाकी पार्टियों का एक भी वोट न हो, मगर बहुजन समाज पार्टी का हर गांव में, हर जगह पे अपने कार्यक्रम। जैसे एन टाइम अभी लोकसभा के चुनाव थे तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया है, तो सुनील शर्मा क्या सोचते हैं, या क्या कोई पॉलिटिक्स षड्यंत्र था, या वास्तविक में उनको घोटाला किया उसकी वजह से उन्होंने जेल काटनी पड़ रही है? अरविंद केजरीवाल जी अगर अन्ना हजारे जी के
रास्तों पे चलते जी। और जो जो विश्वास और मुद्दा वो लेके आए थे, जी। अगर उन पे चलते तो शायद आज पार्टी उनकी और अच्छा करती जी। और आज ये नौबत नहीं आती कि उनको कुछ जेल में जाना पड़े। देखो साहब, ऐसा है, वो सब तो हमें नहीं पता कि उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, कितने परसेंटेज सच्चाई है, मगर बिना धुएं के आग नहीं आती साहब। सुनील जी, बात कर ले, पिछले 17 वर्षों से कांग्रेस भी राज कर रही है और लगभग 9 साल हो गए हैं तो बीजेपी ने भी राज किया, लेकिन एक बुराई है हमारे समाज में, पूरे भारत की बात करें, नशा। आजकल के 17 से 18 साल के जो युवा है और उससे बड़े भी हैं, लगातार नशा करें, कोई अफीम, चिट्टा, स्मैक, शराब, और कई परिवार ऐसे भी हैं जिसमें शराब पीकर आता है घर पर, कोई भी, उनके बच्चे भी रोते हैं, उनकी पत्नी भी रोती है, लेकिन सरकार इस और को ध्यान देते हैं, उन्होंने पैसों से मतलब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम इनसे शराब से होती है। क्या मानते हैं आप, क्या आपकी बहुजन समाज पार्टी आती है फिर दिन का, अगर ऐसा मौका कभी मिलता है, इस पर क्या कार्रवाई करें, क्या अमल करें? साहब, कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बहुत गलत समाज में मैसेज जाता है, बहुत गलत चीज़ें हैं। मैं हमेशा इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि किसी भी नशे से दूर रहिए, किसी भी लत से दूर रहिए, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसकी जड़ पे जाइए। और इसकी जड़ क्यों है? बच्चा या कोई आदमी नशा करता है, क्यों करता है? नशा तब करता है वो बेरोजगारी के कारण। आप बेरोजगारी को हटाने की कोशिश करिए, बच्चे का दिमाग डाइवर्ट काम में लगेगा तो वो कभी नशा नहीं करेगा। ठीक है, सबसे मेन मुद्दा है, जितना क्राइम होता है, जितनी नशे होते हैं, ये सारी की सारी का जड़ जो है वो बेरोजगारी है। इसका समाधान ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण काम है। और अगर बहुजन समाज पार्टी को ये मौका मिलेगा, हमने पूर्व में भी ये किया है यूपी में, और हमें जब हरियाणा में इस बार मौका मिलेगा तो हम सबसे पहला मुद्दा ये उठाएंगे। सुनील जी, अगर भिवानी महेंद्रगढ़ से आपको अब की बार मौका मिलता है तो सुनील जी ने क्या सोचा है कि सबसे पहले ये कार्य होना चाहिए? अगर मुझे कमांडर सुनील शर्मा को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहला काम ये करूँगा कि अपना कुर्सी और टेबल उठा के पेड़ के नीचे लगाऊंगा, अपना दफ्तर पेड़ के नीचे बनाऊंगा, ताकि मैं आम जनता के बीच में रहूं। जब आप अपना सबसे पहले दफ्तर अपने कमरे में बनाते हैं तो हर आदमी आपके साथ पहुंच नहीं सकता। सबसे पहला काम, जब मैं अपने लोगों से जुड़ जाऊंगा और उनसे दिल से जुड़ूंगा, बिल्कुल, तो 50% समस्याएं तो वहीं खत्म हो जाएंगी साहब जी। एक और सुनील जी, जो फिलहाल जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें लगातार बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्या कारण मानते हैं, और ये इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है ये कि सरकारी स्कूलों की हालत ख़राब हो गई है। अब आप देखिए, एक बड़ा मुद्दा अभी बीच में आया था, मैं किसी साहब से बात कर रहा था, ये जो प्राइवेट स्कूल आपने बना रखे हैं, आज आपने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, उनको बंद करने की बातें हो रही हैं। हम इस नौबत पे आए क्यों, पहुँचे क्यों? ये प्राइवेट स्कूल है, अगर आपका कोई मापदंड था तो इनको स्टार्ट ही नहीं करने देते। आज जब इतने सारे हजारों की संख्या में स्कूल हो गए प्राइवेट स्कूल्स, तो आज आप उनको ऊपर मापदंड डाल के उनको बंद करने की कोशिश में हैं जी। वो कोई गलत चीज़ है। बच्चों का भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं साहब? आप सरकारी स्कूलों को आज से जो चल रहे हैं उनको चलने दीजिए, और जो आगे हैं उनको बंद करिए, और आप सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा दीजिए और इतनी अच्छी पढ़ाई करवाइए कि क्यों आदमी प्राइवेट स्कूलों में जाएगा, जब सरकारी स्कूलों में आप अच्छे टीचर दोगे, अच्छी सुविधाएं दोगे, तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएं। सुनील जी, जो है सरकार होती है वो लोगों के कामों के लिए होती है, लोगों के काम करो, समाज सेवा करो, जो भी हो, लेकिन कई बार आप देखते हैं कि जैसे कोई रैली हो रही है तो कोई अपनी मांग को लेकर वहाँ प्रदर्शन कर, यहाँ ब्लैक झंडा दिखा रहे हैं, तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर दिया जाता है या उनकी आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। क्या आपको क्या लगता है, अगर आपकी सरकार आती है, कोई आपका विरोध करे या आप उनकी बात सुनोगे, उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दोगे?
साहब अगर मेरा कोई विरोध करे तो मैं तो माइक उसके हाथ में दे दूंगा जी और बोलूँगा जी भाई खुल के बोलो और खुल के बोलो, ताकि मुझे सुधरने का मौका मिले। अगर कोई आदमी विरोध करता है तो कमी उस विरोध करने वाले में नहीं है, जी कमी आपके अंदर है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि अगर कोई आदमी विरोध कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। तो आप जनसभा में कोई इतने आपको काले झंडे दिखाए तो आप उसको माइक दीजिए ना और बोलिए कि बोलिए साहब क्या बोलना है आपको, उसको स्टेज पे बुलाइए और बोलिए कि प्लीज़ आप बोलिए आपको क्या बोलना है। सिर्फ मुर्दाबाद के नारे लगाने से काम नहीं करता है, चलता। आप बोलिए कि आपका क्या मुद्दा है, बोलिए। बोलने अगर दिया जाता सर, तभी पुलिस आती है और तो गिरफ्तार यही करती तो प्रॉब्लम है। हम जब लोगों की, आम जनता की आवाज़ को दबाएंगे है। जी तो और विरोध होगा। जी आप उनकी बात सुनिए और फिर उनके कामों को करने की कोशिश करिए। जब आप किसी से मिलेंगे ही नहीं, आप गांव में नहीं जाएंगे। आप देखिए भिवानी के हमारे एमएलए साहब हैं, जी 31 गांव है साहब। बोलिए कितने गांव में गए हैं? बिल्कुल। हाँ ये- आप बताइए, ये तो 31 गांव में तो साहब महीने में 2 बार जाके चाय पी के आ सकते हैं। बिल्कुल। और आप जब गांव में जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे, एक साथ मिलेंगे, बैठेंगे, चाय पिएंगे, तो आपकी उनकी समस्याओं का पता लगेगा और समस्याओं का पता लगेगा तो समाधान भी वही होगा। 80% समस्या है तो वहीं रिजॉल्व हो जाएगी। सर आजकल जो है बीजेपी के नेता भी है कई और बीजेपी के, उनका लगातार विरोध हो रहा है। क्या आप क्या मानते हैं, उन्होंने कोई अच्छे कार्य नहीं किया? आज का वोटर है वो जागरूक हो चुका अपने वोट के लिए। वो बोलते हैं आप 5 साल साहब, बाद ऐसा आप आ है, गए। मैं न जेजेपी न बीजेपी न कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करूंगा, मगर मैं हर आदमी से, हर वोटर से ये पूछूंगा कि क्या मेरा विरोध है, क्या मैंने कोई गलत काम किया है, जी या मेरी पार्टी ने कोई ऐसा काम किया है जो आपको लगता है कि गलत है। अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया है और आपको लगता है कि मैं ठीक आदमी हूँ, तो आप बदलाव क्यों नहीं करते? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आप बताओ, उसी उनमें ऐसी क्या चीज़ है कि जो बदलाव करने से नहीं होगी? जी बहुत अच्छी होगी साहब। क्या पता कोई अच्छा रास्ता निकल जाए, क्या पता कोई अच्छी चीज़ आ जाए, तो भरोसा नहीं है। सुनील जी वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जब धरना करते थे नरधारी साहब, उन्होंने एक बात कही थी, ये भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं है, जो कुर्सी पे बैठता है वो भ्रष्टाचार बन जाता है। कुर्सी में कमी है ना कि व्यक्ति में। क्या लगता है अगर सुनील को कभी मौका मिलता है कुर्सी बैठने का, क्या सुनील भी केजरीवाल की बात को सच्चाई तो नहीं कर देंगे? सुनील कमांडर एक भारतीय नौसेना में कमांडर रह चुका है। जी मेरे पास, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना में कमांडर था, तो शायद मेरे पास मान सम्मान और इज्जत की कमी नहीं थी। जी रही बात अपने घर चलाने की, तो हमारी सरकार फौजियों का ख्याल भी रखती है। जी हमारे को पेंशन मिलती है, मुझे किसी चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी खासी पेंशन मिलती है, मेरा घर अच्छा चल रहा था। जी मैं क्यों भिवानी में आया? बड़ा दर्द होता है सर, बिल्कुल। जब अपने वहाँ पे लोग एक एक रात में खाना खाने के लिए जाते हैं, तब 1-2 लाख रुपए खर्च करते थे एक खाने के ऊपर। और यहाँ हमारा एक बच्चा 6,000 रुपये महीने की नौकरी करता है। बड़ा दुख होता है। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा सुधारने के लिए मैं यहाँ आके तपस्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल मेरे ख्याल से यही होने वाला था कि अग्निवीर के बारे में भी कल परसों में हमने चर्चा सुनी। साहब क्या बात कर रहे हो आप? अग्निवीर की एक अच्छी पहल थी, एक बुरी पहल थी, जो भी थी उसका जो भी रिजल्ट होगा 4 साल बाद पता लगेगा, ठीक है? आप बीच में ही शुरू हो गए जी, ये है वो है, ये है वो है सॉरी। तो क्या है, आपको पता नहीं सब चीज़ों का। एक बच्चा आता है, जी वो अग्निवीर में भर्ती हो गया, उसने देश की सेवा की 4 साल, जी फिर वो वापस आ गया। पहला मुद्दा कि जब वो गया अंदर, अगर वो नहीं जाता तो क्या कर रहा होता, ठीक है? वो अपनी चॉइस से गया, अंदर गया और एक ट्रेंड डिसिप्लिन्ड आदमी बन के निकला वहाँ से, ठीक है? और बहुत ही अच्छी बात है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं
हमारी फौज धीरे धीरे करके उन ड्रॉबैक्स को, उन कमियों को सुधार लेगी। जो कमियां हैं वो सुधारी जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना कि अग्निवीर बेकार है, वो बेकार है, ये बेकार है, नहीं सर, आप मत बात करिए, आपको कोई हक नहीं बनता। कोई सुझाव है प्लीज़ दीजिए, उस सुझाव को अगर सक्सेसफुल होगा और अच्छा होगा तो हम अमल करेंगे, उसका ट्रायल करेंगे। सक्सेसफुल हो गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं फिर बता रहा हूँ सारी राजनीतिक पार्टियों को, मेरी पार्टी भी, फौज के बारे में मत बात करिए। सुनील जी, बहुत सारे हमारे जवान ऐसे जो देश के लिए शहीद हुए हैं, लेकिन उनके परिवार को मान सम्मान नहीं मिल पाता। एक बार तो आते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं है। क्या कमांडर सुनील शर्मा ने ऐसा सोचा हो, या आपकी सरकार आए या किसी भी सरकार आए, उनको कोई आप मैसेज देना चाहते हो उनके परिवार के लिए जो शहीद परिवार हुए हैं? साहब, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर भारतवासी को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। आज आप हम सब जो रात की चैन की नींद सोते हैं, वो -40 डिग्री वहाँ पे रेगिस्तान में और सब जगह पे भारतीय नौसेना में, और जो हमारे फौजी भाई मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, जब एक फौजी शहीद होकर तिरंगा में लिपट के आता है तो ये मत सोचिए कि सिर्फ एक फौजी शहीद हुआ है, उसके साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं। उस फौजी की फैमिली, उस फौजी के बच्चे, मैं तो सिर्फ हर देशवासी को यही कहूँगा कि आप उस फौजी की फैमिली को सपोर्ट करिए, हेल्प करिए किसी भी तरह से। और सरकारों को और हर राजनीतिक पार्टी को ये बोलूँगा कि फौजियों को सपोर्ट करिए। जब वो अपनी जान आपके लिए दे सकते हैं तो क्या आप उनकी छोटी सी मदद नहीं कर सकते? आपको कहीं भी एक फ़ौजी किसी जगह पे दिखाई दे तो प्लीज़ उसको सल्यूट करिए। मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें, फ़ौजियों के साथ साथ मैं पैरामिलिट्री फोर्सेस और बाकी सारे जवानों को भी इसमें ऐड करूँगा, और अपने पुलिस के जवानों को भी ऐड करूँगा। ये जो हमारे पुलिस के जवान हैं ना साहब, इनके बारे में मैं जानबूझ के स्पेशल टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये हमारे पुलिस के जो जवान हैं ना, इनके बारे में ज़रा सोचिए साहब। आप बोलते पुलिस वाले ऐसे बिहेव करते, वैसे बिहेव करते हैं, वो बड़ी गंदी तरह से बिहेव करते, क्यों बिहेव करते हैं? आपने कभी सोचा है साहब? जब आप होली मना रहे होते हैं, जब आप गुलाल खेल रहे होते हैं और पटाखे फुटा रहे होते हैं और बड़े बड़े हवन कीर्तन और पूजा कर रहे होते हैं, उस दिन ये हमारे पुलिस के भाई अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने हर आदमी को छोड़ के सड़कों पे खड़े होते बंदोबस्त में, ताकि आप लोग, आपका जगह, आपका जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहे, आपके घर सुरक्षित रहे, आप अच्छी तरह होली दिवाली मनाएं। ये बेचारे उस टाइम पे ड्यूटी पे रहते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा ड्यूटी लगती है। उनकी ड्यूटियों का शेड्यूल देखिए साहब, आप एक बार उनका शेड्यूल देख लेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये कैसी नौकरी है। मैं पूरे प्रशासन को, सारी राजनीतिक पार्टियों को ये अनुरोध करूँगा कि कृपया करके हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए थोड़ा सा ख्याल करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, उनके वेलफेयर को देखिए, उनके सिस्टम। अरे साहब, रहने के लिए जगह नहीं है। सो एक पुलिस वाले की आप बंदोबस्त में 8 घंटे की ड्यूटी लगाए थे, आपने कभी सोचा कि वो पानी कहाँ से पिएगा? सड़क की चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं वहाँ पे, और पानी कहाँ से पिएगा? कभी नहीं सोचते साहब आप। फिर जाके वो कहीं से पानी पिएगा तो फिर आप बोलते जी कैसे बिहेव करते हैं। गलत बात है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सारे पुलिस वाले भाइयों को ख्याल रखिए। सर, आप जो है चुनाव लड़ रहे हो तो आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं? फौजियों साहब, मैंने आपको जैसे ही बताया कि सिर्फ चिड़िया की आँख रखते हैं, मेरी टक्कर किसी से नहीं है साहब। मेरी टक्कर सिर्फ मेरी मेहनत और मेरी वर्किंग के ऊपर है। मैं जितनी मेहनत करूँगा, जितनी वर्किंग करूँगा, मैं उतना फल पाऊँगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है कौन किससे टक्कर कर रहा है, मेरी किसी से कोई टक्कर नहीं है। मेरी टक्कर सिर्फ मेरे से है।
ठीक है सुनील जी, लास्ट में कोई संदेश देना चाहते हो आप अपने कार्यकर्ताओं को, पूरी जनता आपको देख रही है? मैं तो हाथ जोड़ के पूरी जनता को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका है आपके पास, एक विकल्प है आपके पास, वही चेहरे देखते आ रहे हो, नया चेहरा है, कमांडर है भारतीय नौसेना से, फौजी अफसर है, ईमानदारी से काम करूँगा, दिल से काम करूँगा और आपके बीच में रहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे मिल नहीं सका। लोग सोचते हैं कि जनता ये सोचते है कि हम जाके लोगों नेताओं से मिल के आए, मगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपसे आके मिलूँगा, आप मेरे पास मत आना। धन्यवाद साथियों, आज हमने आपकी बातचीत करवाई कमांडर सुनील शर्मा से और बहुत ही अच्छे रहस्य भाव से इन्होंने सभी बातों को बताया और हमें बहुत अच्छा लगा इनकी बातों को सुनकर। कुछ पॉलिटिक्स पर चर्चा हुई और कुछ फौजियों को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो कि आपको भी समझना चाहिए। तो आप देख रहे हैं देसी भाईचारा न्यूज़ चैनल, सिर्फ की बात सच के साथ। साथियों ऐसे न्यूज़ और इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।